गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट जो है उन्होंने फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को 2022 के पहले सेशन को जो है वो एड्रेस किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए प्रोविजंस हैं हमारे ऑलरेडी। जो आर्टिकल 86 है वो ये प्रेसिडेंट को राइट देता है कि वो जो है पार्लियामेंट को एड्रेस करें, और या फिर वो किसी भी एक हाउस को भी एड्रेस कर सकते हैं या फिर वो दोनों हाउस को भी एड्रेस कर सकते हैं, और उसके लिए जो है मेंबर्स का होना ज़रूरी होता है। अब पहला आर्टिकल जो है आपका ये 86 ये प्रेसिडेंट को राइट दे रहा है, और जो आर्टिकल 87 है ये प्रेसिडेंट को कह रहा है कि आपकी ड्यूटी है कि आपने फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन और जो फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर जो है उसको आपने एड्रेस करके पार्लियामेंट को बताना है कि जो है गवर्नमेंट की जो है एक रिपोर्ट कार्ड की तरह जो है वो पेशकश करनी है। तो अब जो है अब आपको पता है कि दो तरह से एड्रेस होता है। एक तो होता है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं जनरल इलेक्शंस, तो जो सबसे पहला सेशन होगा उसका इलेक्शंस के बाद का, उसको प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करेंगे। फिर जो है हर साल आपका जो आपका सबसे पहला साल का सेशन होगा, वो उसको भी प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करते हैं। सेम ऐसा ही केस आपका जो है वो जो है स्टेट में गवर्नर का भी होता है कि वो इलेक्शंस के बाद सबसे पहले सेशन को एड्रेस करेंगे, और हर साल के जो सबसे पहले सेशन को जो है वो भी एड्रेस करते हैं। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर जो है उसके तब से जो है ये प्रोविजन जो है एक तरह से प्रैक्टिस स्टार्ट की गई। तब गवर्नर जनरल जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट जो है उनको एड्रेस करते थे। फिर जो गवर्नर जनरल है उन्होंने कई बार जो है जॉइंट एड्रेस भी किया है, जो है असेंबली का और काउंसिल का। फिर जब इंडिया आज़ाद हुआ तो प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा को एड्रेस किया सबसे पहली बार 31 जनवरी 1950 में। फिर उसके बाद जो है एक ये ट्रेंड था कि हर सेशन को प्रेसिडेंट सबसे पहले एड्रेस करेगा। लेकिन फिर जो है उस टाइम पर जो स्पीकर थे उन्होंने जीवी मावलंकर जी उन्होंने बोला कि ये बहुत ही लंबा हो जाता है प्रोसेस, तो इसके लिए जो है सिर्फ साल के जो है पहले सेशन को ही एड्रेस करें, और जो है इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होगा उसको ही सिर्फ प्रेसिडेंट एड्रेस करें। ठीक है, तो फिर इसलिए जो है सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में ये पोजीशन को चेंज किया गया। अब कंटेंट ऑफ द स्पीच क्या होती है? जो प्रेसिडेंट हैं उनकी स्पीच में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और प्रपोजल्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने अभी तक परफॉर्म किया है, गवर्नमेंट आगे क्या करना चाहती है। तो एक तरह से वो प्रेसिडेंट क्योंकि हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, और प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव के भी हेड होते हैं, तो वो एक तरह से वही बताते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो आगे क्या करना चाहती है, अभी तक कैसा उन्होंने परफॉर्म किया है। तो जो इनपुट्स होते हैं उस स्पीच के वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज से इनपुट्स लिए जाते हैं और उसको एग्रीगेट करके प्रेसिडेंट की जो है स्पीच को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है इकोनॉमिक। अब हाँ, अब जो ये आपका प्रेसिडेंट एड्रेस होता है ना, अब इसमें याद रखो कि प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद जो है इस पे वोटिंग भी की जाती है राज्यसभा में और लोकसभा में, और अगर इसके खिलाफ वोट पड़ जाए तो सरकार भी गिर जाती है। ठीक है, तो ये मतलब एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रेसिडेंट ने क्या बोला कि हमारी सरकार ऐसा 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 करना चाहती है, हमारे ये प्रपोजल हैं। तो आप जो है प्रेसिडेंट ने एक अपना रिपोर्ट कार्ड एक तरह से गवर्नमेंट का दिया। तो उस रिपोर्ट कार्ड पे अगर पार्लियामेंट में वोटिंग हो रही है, तो अगर वोट ज़्यादा मेजॉरिटी में अगेंस्ट पड़ जाते हैं उस प्रेसिडेंट एड्रेस के, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के खिलाफ जो है अविश्वास है। तो एक तरह से जो है वो उसी की वजह से सरकार गिर सकती है। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है वैसे इंडिया की हिस्ट्री में, बट ये प्रोविज़न है कि अगर उसके खिलाफ ज़्यादा वोट्स पड़ जाएँ तो सरकार जो है वो कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको रिलीज़ कर दिया गया है, और पार्लियामेंट में टेबल किया गया है उसको, और उसका जो थीम है वो इस बार है एजाइल अप्रोच। ठीक है, तो अब उसमें कुछ ना रिफॉर्म्स करने की बात की गई है। तो इकोनॉमिक सर्वे सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या होता है। एक एनुअल रिपोर्ट कार्ड ऑफ इकोनॉमी होता है हमारा। पहले तो ये बजट के साथ ही आता होता था, लेकिन 1964 में इसको डीलिंक कर दिया गया बजट से, और फिर अब उसको जो है इकोनॉमिक सर्वे को थोड़ा पहले ही जो है वो रिलीज़ किया जाता है। मोस्टली एक दिन पहले जो है बजट से इसको रिलीज़ किया जाता है। हर इकोनॉमिक सर्वे का कोई ना कोई थीम होता है। इस साल का थीम है एजाइल अप्रोच, और इस इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है कि एक तो कंट्री कौन से इकोनॉमिक चैलेंजेस से जो है वो जूझ रही है उसका एक ब्यौरा दिया जाता है। दूसरा,
एनालिसिस दिया जाता है कि हमारा जो अभी पिछला साल गया है वो कैसा गया है, ठीक है। फिर जो है अब इसमें सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, एक तो जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कंट्री की है उसको रिव्यू करता है, सारी तरह की चीज़ों का स्टेटिस्टिकल डेटा देता है। फिर जो है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें ये भी देता है कि यूनियन बजट कैसा होगा, क्योंकि एक तरह से क्या है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने गवर्नमेंट को बताया कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है, तो आपको ऐसे ऐसे कदम उठाने चाहिए। तो उसी ही बेसिस पर मोस्टली जो है हमारा बजट प्रिपेयर किया जाता है। तो आप इकोनॉमिक सर्वे से ये पता लगा सकते हो थोड़ा कि ऑफ कोर्स सारा तो नहीं पता लगेगा, बट एक ओवरव्यू ले सकते हो कि हाँ ऐसा थोड़ा सा बजट में इस इन चीज़ों पर फोकस इस बार ज़्यादा रहने वाला है। तो प्रिपेयर कौन करता है, इकोनॉमिक्स डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर उसको हेड करते हैं, वो इसको सर्वे को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन इस साल जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो थे वो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, आई थिंक नवंबर या दिसंबर में। तो उसकी जगह जो है इस बार प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर जो है उन्होंने इसको प्रिपेयर किया है। तो अब क्या सजेशंस दे रहे हैं इस बार, तो उन्होंने बोला है कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, जहाँ पर गवर्नमेंट की रेगुलेशन की भी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हमको उसको सिंप्लीफिकेशन करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। जैसा तो उन्होंने बोला कि एक तो वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो अब कोई कंपनी वॉलंटरीली बंद करना चाहता है, कोई अपने बिजनेस को किसी ना किसी वजह से बंद करना चाहता है, तो उसको प्रोसेस को थोड़ा फास्ट किया जाए, उसको बहुत धक्के ना खाने पड़े। दूसरा उन्होंने बोला है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में क्या होता है कि एक कंपनी जो है वो मल्टीपल कंट्रीज में जो है वो ऑपरेट कर रही हो सकती है, तो उसकी भी जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है उसमें बहुत टाइम लग जाता है इन दी एब्सेंस की, अगर समझ लो किसी ऐसी कंट्री के साथ में भी वो प्रेजेंस है उस कंपनी की जिसके साथ इंडिया के बहुत जो है वो कोई अच्छे रिलेशंस नहीं है, तो उस केस में हमारे को ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए जो है इसको टैकल करने के लिए भी जो है वो सजेशंस दिए इकोनॉमिक सर्वे ने। फिर उन्होंने बोला ड्रोन रूल्स और टेलीकॉम सेक्टर में भी रिफॉर्म करने की हमको ज़रूरत है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बोला है कि पेटेंट एप्लीकेशन रिजीम को भी ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। तो हम एक एक करके तीनों को देखते हैं कि ईज ऑफ एग्जिट। तो उन्होंने बोला इनवॉलंटरी हमने एग्जिट के लिए तो हमने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड बना दिया, लेकिन हमारे को वॉलंटरी क्लोजर्स के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि जो वॉलंटरी एग्जिट ऑफ बिजनेस है उसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है। तो वॉलंटरी एग्जिट क्या होता है, जैसे आप समझ लो कोई भी पर्सनल रीज़न हो सकता है कि मैं बिजनेस नहीं करना चाहता, अपने बिजनेस को बंद करना चाहता हूँ, या मेरी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं वो मर्ज हो गई हैं तो मैं एक को बंद करना चाहता हूँ। तो इसकी वजह से पर्सनल रीजंस की वजह से भी वॉलंटरी जो है वो बिज़नेस लोग बंद करते हैं, लिक्विडेट करते हैं। तो लेकिन उसका भी प्रोसीजर जो है वो इतना ज़्यादा अ, मुश्किल है, उसको ही सिंप्लीफाई करने के लिए जो है वो सजेशन दिया गया है। तो उन्होंने बोला कि एक सिंगल विंडो प्रोसेस होना चाहिए, और एक सिंगल समझ लो एक सिंगल विंडो पोर्टल बना दिया, उस पे अप्लाई किया लिक्विडेशन के लिए, और सारे डिपार्टमेंट्स ने जो है वो इसी इसी पोर्टल के थ्रू अपने आप को उस पे पोर्टल पे लिंक किया है, और लिक्विडेशन प्रोसेस को एक ही पोर्टल के थ्रू जो है वो पूरा किया जा सके। दूसरा उन्होंने बोला है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। उन्होंने बोला है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि जो इंसॉल्वेंट डेटर है उसके असेट्स जो क्रेडिटर्स हैं वो मोर देन वन कंट्री में हो, या उसका बिजनेस भी मोर देन वन कंट्री में हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आपको है जो डिफ़िकल्टी आ सकती है, या तो आपका कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट हो उस कंट्री के साथ, ठीक है। तो इन एक हर कंट्री के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट करना तो बहुत टीडियस प्रोसेस होगा। तो उसके लिए उन्होंने सजेशन दिया है कि जो आपका यूनाइटेड नेशंस लेड यूनिसिट्रॉल है, ठीक है, उसको आप जो है इंडिया के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो और उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर लो, तो आपकी जो ये क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। दूसरा उन्होंने बोला है अगला उन्होंने बोला है पेटेंट्स के बारे में। पेटेंट्स के बारे में वो कह रहे हैं कि इंडिया में ऑलरेडी हमारे R&D एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत लो एक्सपेंडिचर है हमारा उसके ऊपर। इंडिया में भी आप देखो कि अ, एक फाइनल डिसीजन आने में पेटेंट्स के 42 महीने लग जाते हैं, ये एक एवरेज टाइम पीरियड बताया है इंडिया में। जबकि अगर आप उसको देखो तो यूएस में 20 महीने, 20.8 महीने, और चाइना में 20 महीने, 15.8, कोरिया में, जापान में सिर्फ 15 महीने में ये एवरेज टाइम पीरियड है कि इतना फाइनल डिसीजन इतनी जल्दी आपको पेटेंट मिल सकता है, एवरेज है ये टाइम। फिर उन्होंने बोला है कि इंडिया में इवन जो पेटेंट्स एग्जामिनर हैं जो पेटेंट्स को एग्जामिन करते हैं उनका लो नंबर होने की वजह से इंडिया में ये भी प्रॉब्लम है कि उसकी वजह से भी जो है वो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो होती है पेटेंट्स की वो भी बहुत डिले हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमको पेटेंट एग्जामिनर्स जो है उनको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। अब देखो इंडिया में
सिर्फ 615 हैं पेटेंट एग्जामिनर्स, जबकि जो है चाइना में 13,000 से ऊपर हैं, यूएस में 8,000 से ऊपर हैं, जापान में 1600 हैं, जबकि जापान इज़ स्मॉल कंट्री। तो इंडिया को जो है प्रोपोर्शनेटली अपने पेटेंट एग्जामिनर्स को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है फेडरेटेड डिजिटल एंटिटीज़। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक मॉडल जो है वो पेश किया है, जिस जो है कि जो क्या है, फेडरेटेड डिजिटल एंटिटीज़। इसके अंदर क्या होगा कि आपके अलग अलग डिजिटल आईडीज़ जैसे पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट नंबर्स, ये सब इंटरलिंक कर दिए जाएंगे। और आपको समझ लो कि कहीं पर भी आपको अपना डिजिटल आईडी देना है, कोई अपना डिजिटल प्रूफ, अपना प्रूफ देना है, तो आप उस सिर्फ एक डिजिटल आईडी को शेयर करोगे और आपके जो है वो डिजिटल आईडी वही एक होगा। ठीक है, अब आपको अभी तो आप अलग अलग जगह पैन नंबर अलग देते हो, आधार नंबर अलग देते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट नंबर अलग अलग देते हो। उससे बेटर क्या है कि अगर आपका एक डिजिटल आईडी बन जाए तो वो आपकी आइडेंटिटी एक ही हो जाएगी, एक ही नंबर की आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है एक प्रपोजल जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रखा है। और उसमें कहा है कि इससे कंज्यूमर की डिजिटल आइडेंटिटी बन जाएगी और बहुत सारी लोकेशंस पर उसको हम जो है वो जो कि अभी अभी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। समझ लो आपकी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उनके पास अलग नंबर है, आपका आधार के पास आपका अलग नंबर है। तो इन सबको जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो है आपकी जो डिजिटल आइडेंटिटी या आइडेंटिटीज़ पड़ी हैं, उन सबको हम मर्ज करके एक नंबर बना दें तो आपकी एक नंबर के साथ एक आइडेंटिटी जुड़ जाएगी। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को बहुत फ़ायदा हो जाएगा इससे दोनों को। ठीक है, तो गवर्नमेंट को भी हो जाएगा कि उनको जो है एक ही आइडेंटिटी मिल जाएगी एक पर्सन की। प्राइवेट सेक्टर को भी जो है जो अभी जो है एक एक पर्सन की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए, जैसे समझ लो कि बैंक्स को केवाईसी करना होता है, नो योर कस्टमर, उनको भी आसानी हो जाएगी। तो अपने पूरे जो है इंडिया में ये एक स्मूथ मैकेनिज्म हो जाएगा किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को जो है वो एस्टैब्लिश करने का। ठीक है, तो अब जो है प्रिवेसी भी आ जाएगी इससे, और जो है लोगों को अब जो है वो हैसल फ्री, एक तरह से उनको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करना हैसल फ्री हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है एंटी लेप्रोसी डे। तो 30 जनवरी को हम हर साल एंटी लेप्रोसी डे मनाते हैं। तो लेप्रोसी क्या होता है, कोढ़ जिसको कहते हैं, कुष्ठ रोग कहते हैं कुछ हिंदी में, तो उसको हम लेप्रोसी कहते हैं। तो एंटी लेप्रोसी डे 30 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी जी का मार्टरडम डे है। और महात्मा गांधी जी जो है उनके लेप्रोसी अफेक्टेड पीपल के जो है कॉज को सपोर्ट करते थे। तो लेप्रोसी एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ है। इसको हम टैकल करने के लिए इंडिया ने एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम भी चलाया है, जिसमें हम चाहते हैं कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए ताकि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो। और इसको हम क्लोज कॉन्टैक्ट में, जिसको भी लेप्रोसी हो गई है उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को भी बचाने की कोशिश करते हैं। फिर अवेयरनेस कैंपेन चलाया है हमने इसके लिए। अगर ज़रूरत पड़े तो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज भी करते हैं, वेलफेयर देते हैं उनको जो कि लेप्रोसी से पीड़ित हैं। ठीक है, तो लेप्रोसीज है क्या, लेप्रोसी क्या होती है, एक सिवियर स्कैरिंग कर देती है स्किन के ऊपर और नर्व डैमेज करती है बेसिकली। ठीक है, तो आपके लिम्स के ऊपर नर्व डैमेज तो है वो एवेंचुअल होता है, जो मतलब सबसे लास्ट में इवेंट नर्व डैमेज होगा, पहले आपकी स्किन के ऊपर जो है वो स्कारिंग होनी शुरू हो जाती है। बहुत इन्फेक्शियस तो नहीं है, लेकिन अगर माउथ ड्रॉपलेट्स किसी लेप्रोसी पेशेंट के आपके ऊपर आ जाएंगे या फिर आपके किसी क्लोज कॉन्टैक्ट के साथ शेयर हो जाते हैं तो ये जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन जो है वो इसको इससे अफेक्टेड होते हैं। और रेस्पिरेटरी राउट के थ्रू सबसे ज़्यादा ये ट्रांसमिट होता है। इवन इंसेक्ट्स के थ्रू भी जो है लेप्रोसी ट्रांसमिट हो सकती है। तो एक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नाम है उसका, उसके थ्रू जो है ये डिसीज़ जो है वो ट्रांसमिट होती है। लेप्रोसी को हम हैंसेंस डिसीज़ भी कहते हैं क्योंकि जो जिन्होंने साइंटिस्ट ने जिन्होंने डिस्कवर किया था इस डिसीज़ को 1873 में, डॉक्टर जेरहार्ड हेनरिक एरमोर हैंसेन, उनके नाम पर ही इसका हैंसेंस डिसीज़ भी नाम रखा गया है। तो ये आपके स्किन को अफेक्ट करती है और फिर अल्टीमेटली आपके नर्व्स को पहुंच जाती है, और ये ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड के आसपास की जो नर्व्स हैं उसको अफेक्ट करती है। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में घुसा उस टाइम से लेके वो वाला टाइम जब तक आपकी बॉडी में उसने सिम्टम कुछ दिखाए, तो वो जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो लेप्रोसी में बहुत लंबा है, 3 से 5 साल लग जाते हैं, कई केसेस में तो 20 साल भी लग जाते हैं। तो अब जो 20 साल के बाद सिम्टम्स दोबारा आ जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हम अर्ली डिटेक्शन नहीं कर पाते हैं लेप्रोसी का, उसकी वजह से जो है ट्रीटमेंट इसकी डिफिकल्टी हो जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है इंडिया ओमान डिफेंस टाइज। तो इंडिया जो है
प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को ओमान के टॉप डिफेंस ऑफिशियल को वेलकम करने के लिए। तो एक जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी जो है वो उसके जो है वो एक मीटिंग होनी है, जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और जो ये ओमान के टॉप डिफेंस ऑफिशियल जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो एनीवेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें देखना, तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जैसे कि इंडिया का क्लोजेस्ट डिफेंस पार्टनर है गल्फ रीजन में ओमान। तो अब आपको एक फैक्ट बताता हूँ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जब इंडिया बांग्लादेश वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो जैसे ही बांग्लादेश लिबरेट हुआ, तो सबसे पहले जो जो गल्फ रीजन की कंट्रीज थी उनमें सबसे पहले जो है ओमान ने ही उसको रिकॉग्नाइज किया था एज अ सेपरेट कंट्री। जबकि पाकिस्तान ने बहुत अपोज किया, बट ओमान जो है वो एक बहुत ही मेहरबान है इंडिया के ऊपर, और इंडिया की इस स्टैंड को हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। तो इसीलिए ओमान अकेली ऐसी कंट्री है गल्फ रीजन में जहाँ पर तीनों हमारी सर्विसेज, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो तीनों है हमारी, वो तीनों आर्म्ड फोर्सेस ऑफ जो है ओमान के साथ रेगुलरली एक्सरसाइज, बायलैटरल एक्सरसाइज जो है वो करती रहती हैं, स्टाफ टॉक्स भी करती रहती हैं। ओमानी फोर्सेस इंडिया में जो है वो ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज के लिए भी आती हैं, और इंडिया और ओमान जो है वो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम में भी बहुत जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है सेहत। तो सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन एक सर्विस है, ट्राई सर्विसेज टेली कंसल्टेशन सर्विस है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जिसमें जितने भी एंटाइटल्ड पर्सोनल और उनकी फैमिलीज हैं उनको जो है वो एक तरह से टेली मेडिसिन या टेली कंसल्टेशन दी जाती है। तो एक तरह ये आप कह सकते हो कि पेशेंट टू डॉक्टर सिस्टम है, जिसमें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉलिंग, आई एम सॉरी, ऑडियो कॉलिंग या चैट के थ्रू जो है कंसल्टेंसी की जाती है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो पेशेंट्स को पहुंचाने की कोशिश की जाती है। बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज़ है, इसमें कोई पैसे भी नहीं लगते हैं टेली कंसल्टेशन के। कोविड की सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो जो है सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जा रहा है। 10,000 से ज़्यादा टेली कंसल्टेशन हम जो है हमने देखी हैं, अभी एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मई 2021 में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is President's address to the Parliament. So recently the President has addressed the first session of Parliament for the year 2022. So it's a constitutional requirement under Article 26. The President has the right to address the either one house of the Parliament or both houses of the Parliament together. Okay, for that purpose the members have to remain present in the house, and Article 87 deals with the duty of the President to address these houses. Okay, so Article 86 is giving the right to the president, and Article 87 is saying that it is the duty of the president to address the first session of the parliament. Okay, so in which are these first sessions? The first one is after a general election, and the second is the first sitting of legislature every year. So similar is the case with states. In that case, governor's address is there. Okay, so it's a constitutional requirement. So let us also see the background of it. So its background can be traced back to Government of India Act 1919. This law gave the Governor General the right to address the Legislative Assembly and Council of State, and the Governor General addressed the Assembly and Council together also on multiple occasions. So after the independence, President Rajendra Prasad addressed the members of both Lok Sabha and Rajya Sabha in 1950 for the first time, and since then, for a short duration, the president was required to address each session of parliament. But when the speaker, the Lok Sabha speaker G.V. Mavalankar ji pointed out, the first constitutional amendment in 1951 was made to change this position. So what is the content of the speech? What does the president say? So basically the president outlines the policies and proposals of the government that the government intends to initiate in the upcoming year. It also gives the president also gives a report card of the government, how it has performed over the last over the last year. So because the president is giving the proposals of the government or the policies of the government, so in case uh, because you know that there is also a vote after this president's address. So if the president's if there is a vote against the president address, in that case the government can fall. Okay, so now let us see the next topic, which is economic survey 2021-2022. So you know that the economic survey has been tabled in the parliament, and it has suggested some reforms. So it has said that
there is a need for simplification and smoothing of the process in areas where the government's presence is required as a facilitator and a regulator. Okay, so we will see what kind of suggestions have been made, but before that, we also must see uh, what is economic survey. Okay, so economic survey is basically an annual report card of the economy. So earlier it was addressed, or it was presented to the parliament during the budget, but since 1964 it has been advanced before just before, and now it is tabled to the parliament just one day before the budget generally. So the every economic survey carries a theme. So for this year the theme is agile approach. So it consists of two parts. The first part gives the outline of economic challenges that the country is facing, and the second part gives an analysis of the year that has gone by. So why is it important? So it is reviewing the economic development of the country, and it is giving suggestions to the government based upon those based upon that review. Okay, so it is basically asking the government that this area needs the intention of the government, and this sector needs importance, or this sector is significant for our economy today or this year. So based upon that, the union budget is also prepared. So you can get a better understanding of the union budget after seeing the approaches taken by the economic survey. Okay, so who prepares the survey? So the chief economic advisor and its department, that is the economics division of the Department of Economic Affairs, prepares this survey. But because this year there was no CEA, as the last CEA resigned, I think in November or December. So this year, principal economic advisor and other officials have prepared this survey. So they have made some suggestions. Like the first one is regarding the simplification of procedure for voluntary liquidation, and the second suggestion relates to cross-border insolvency process, and another important one is paid with respect to patent application regime. So for the first one, voluntary liquidation of corporates, the economic survey has said that we have simplified the involuntary liquidation process, that is through the IBC, or insolvency and bankruptcy code. But the voluntary liquidation, I am, for example, I am a corporate house. May have some personal reason, or I may have any reason because of which I don't want to continue my business. So for that, we have not made some arrangements where the voluntary liquidation could be facilitated. So that's why they have said, the economic survey is saying that we need to streamline the process of voluntary exit of business also, and we have to simplify it too. So for that, we can create a single window system under which all departments can be amalgamated, and this would facilitate easy and uh, quick liquidation process for the voluntary liquidators. Okay, so similarly for cross-border insolvency, so there could be a chance where the insolvent debtors of a company may be present in more than one country. So in case, let's say we do not have any arrangement with another country, so in that case the liquidation process would go on for years, and because of the absence of any arrangement. So that's why the economic survey is saying that it is not feasible for us to go into mutual reciprocal agreements with each country in the world. So for that, they have given a solution that we should uh, uh, make amendments to, or we can customize the UNCITRAL, UN's UN Citral, CITRAL. We can UNCIT we can uh, because India is also a participant of UNCITRAL, and we are not members of World Bank's ICSID. Okay, so these are the dispute settlement procedures which are suggested by, like, World Bank is suggesting ICSID, and UNCITRAL is led by UN. Okay, so these are the dispute settlement procedures between two or more countries, or even two countries. So that's why this economic survey is saying that we should adopt UNCITRAL, and we should customize it according to our needs, so that we do not have to enter into mutual reciprocal agreements with each and either other countries. Similarly, for the patents regime, they are saying that currently the average pendency for final decision in acquiring patents is very high, like 42 months are taken by India.
and this time process is very low in other countries. Similarly, there are low number of patent examiners in India, so that's why there is huge delay in receiving first examination report. So we need to focus upon that also. There is a need to increase the number of patents, and how we can do that? We have to increase the number of patent examiners also. Okay, so now let us see the next topic, which is federated digital entities. So Ministry of Electronics and Information Technology has proposed a new model of creating federated digital entities, under which a citizen does not need to provide multiple digital identities like PAN, Aadhaar card, or driving license or passport numbers, and they can be interlinked and stored together through a unique ID. Okay, so let's say you want to buy a new SIM card. You do not need to provide them with different identity proofs. You would just be giving them a unique ID, and they could get the access of your identity through that particular ID. Okay, so it would help both the government as well as the private sector also. So there would be no need for repeated verification processes. So it will enable the government as well as the private enterprises who are who rely upon customer or citizens digital or I'm sorry, identity proofs. So they would be having this unique ID, and they can get they can have they can facilitate the proof of identity smoothly. Okay, so you do not need to carry multiple identities, and this a unique ID would serve as your one identity proof. Okay, so there is a this is a proposal, and I hope this would be moved forward, and this would be very helpful for the both the government as well as the private sector. Okay, so now let us see the next topic, which is Anti-Leprosy Day. So on 30th January each year, Anti-Leprosy Day is observed. So it is observed on the 30th January only because Mahatma Gandhi ji was martyred this particular day, uh, because he was committed to the people who were suffering from leprosy. So we also have a national leprosy eradication program, under which we focus upon early case detection, complete treatment of detected cases, and even containment of those people, containment of the close contacts of people who are the close contacts of leprosy affected people. Okay, so awareness programs are launched, services are offered. Even in case there is a need for a surgery, then reconstructive surgeries are also conducted, and welfare allowance is paid to the people or to each patient who is undergoing such surgeries. Okay, so leprosy is uh, a disease which causes severe scarring of the skin, and in some cases it eventually causes nerve damage in the limbs. It is not very infectious, but in case a close contact of a leprosy patient gets this mouth droplets of the leprosy patient, then it can be transmitted to that person also. So most often children get more affected by this disease. So it affects the peripheral nerves and upper respiratory tract and the eyes. So generally it is transmitted through the respiratory route, but it can also be transmitted through insects. Okay, so the bacteria which causes this leprosy is known as Mycobacterium leprae. It affects the skin and then moves up upon to the nerves. The biggest issue with this leprosy is that its incubation time is very high. Okay, it takes about 3 to 5 years for the symptoms to appear after the bacteria comes into contact with the patient. So in some cases symptoms appear after 20 years of being affected. So there is a difficulty in early detection of this leprosy, which gives which makes it very difficult to treat. Okay, so now let us see the next topic, which is India Oman defense ties. So Oman's top defense official is visiting India, and they will India's defense secretary and the defense official of Oman will be conducting a joint military cooperation committee meeting. It is basically the highest forum of engagement between India and Oman. So Oman is the closest defense partner of India in the Gulf region. It is the only country in Gulf which with which we have all three services of armed forces conducting regular bilateral exercises and staff talks. So Omani forces also regularly train in India, and we also participate actively in the Indian Ocean Naval Symposium. So, like I was giving you a fun fact that after the Bangladesh was liberated, Oman was the first country in this
was the first Islamic country to recognize Bangladesh. It has always supported India's position against Pakistan, mostly and that's why it has infuriated Pakistan for several reasons. You may be knowing that we also have this, like in Chabahar, we also have this arrangement with Oman Navy. We also have a logistics pact with them, and it has infuriated Pakistanis further. So, anyways, let us the next topic, which is Sehat. So, Sehat is the services e-health assistance and teleconsultation program. It is a tri-services teleconsultation program of Ministry of Defense, and it was launched in May 2021. Under this system, there is a patient-to-doctor interaction mechanism, and the interaction between the patient and doctor occurs through video chat or audio services. It is free of cost. The patient does not need to pay anything to seek a teleconsultation. It is very simple to use. So healthcare services are provided to the patients through this Sehat portal. Okay, so during the Corona period, it has been very successful. About 10,000 successful teleconsultations have been conducted on Sehat portal, and because it has a strong team of about 2,000 plus doctors. Okay, so this is the system for the Ministry of Defense and its personnel and their families, of course. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.